तो ये कहीं ना कहीं किसान यूनियन टिकैत की जो भूमिका थी आंदोलन में, वो पूरी तरह संदिग्ध हो गई। उन्होंने प्रशासन के पक्ष में उनका बयान, किसानों की गिरफ्तारी के समय उनके द्वारा जो आंदोलन से पीछे हट जाना, गिरफ्तारी में हिस्सा नहीं, जो बाकी संगठन है जिन्होंने अपने आप को अलग किया, खासकर टिकैत के संगठन ने, तो एक तरीके से इन्होंने पूरे आंदोलन के साथ गद्दारी की है, आंदोलन से पीछे हटने का काम। नाराजगी महेश शर्मा जी से तो इतनी है केवल कि वो उदासीन है इस मुद्दे को लेकर। धीरेन्द्र सिंह और सुरेंद्र नागर जी हैं, वो किसानों के प्रति हॉस्टाइल हैं, किसानों की समस्या को लेकर के ना तो संजीदा है, और कहीं ना कहीं उन्हें कभी मौका मिला तो उन्होंने किसानों के बात को दबाने का ही काम किया, उसे उठाने का काम खासकर हमारे आंदोलन के संदर्भ में नहीं। तेजपाल नागर अपने स्तर पर कभी कभी हमारे साथ पैरवी में भी रहे, कभी कभी लखनऊ भी गए, कभी कभी मंत्रियों से भी मुलाकात कराई, तो एक हद तक अपनी क्षमता के अनुसार उनकी पॉजिटिव भूमिका रही। और तन्हाई में हम लोग रहे, फिर हमारे साथियों ने हड़ताल की। का हमारा लंबित मसला है प्लाट का, जिसमें हाई कोर्ट का भी आदेश है, कमेटियों की भी सिफारिशें हैं, उन्हें प्राधिकरणों ने गलत नीयत से आज तक किसानों को नहीं दिया, और अधिकारियों ने लगातार सरकार को भी गुमराह करने का काम। सरकारों के दौरान जितनी भी जमीनें थी वो बिल्डरों को रिश्वत खा करके, फैक्ट्री मालिकों को रिश्वत खा करके किसान के हिस्से की जमीन भी दे दी। कुछ मसले तो ऐसे हैं जिन पे सहमत। नमस्कार, मैं देवेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पंचायत 24 न्यूज में। साथियों, हमारे सेगमेंट व्यक्ति विशेष में आज हम आपकी मुलाकात करने जा रहे हैं गौतम नगर किसान आंदोलन के रचयिता और केंद्र बिंदु डॉक्टर रूपेश वर्मा। डॉक्टर रूपेश वर्मा उन लोगों में से हैं जो जिला गौतम नगर जिला कारागार में काफी लंबे समय तक बंद रहे, और हाल ही में वो जेल से रिहा हुए। जेल से रिहा होने के बाद हम उनसे गौतम नगर किसान आंदोलन, किसानों से जुड़ी समस्याएं और कई बिंदुओं पर बात शुरू करते हैं। डॉक्टर रूपेश वर्मा जी से कुछ चंद सवाल। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। तो आज की जो साक्षात्कार की शुरुआत करते हैं हमारे वरिष्ठ साथी राजेश बैरागी। अपने जेल प्रवास के अनुभव बताइए। जेल तो खैर हम यहाँ से जो गिरफ्तार कर लिया गया, जैन चौधरी जी से हमारी मुलाकात थी 6 तारीख में, और किसी ने हमारे बारे में सूचना दे दी, और पुलिस की जो एसओजी स्वेट टीम थी उसने हमें वहां से जबरन उठा लिया, और अगले दिन हमारा था प्रोग्राम गिरफ्तारी देने का। बहरहाल हमारे लोग लगातार गिरफ्तारी दे रहे थे, तो उन्हीं के साथ फिर हमें भी जेल में उन्होंने फेज 1 में जो एफआईआर उन्होंने दर्ज करी थी, तो उस एफआईआर में उन्होंने 307 जैसी संगीन धाराएं सभी किसानों पर लगाई थी, और मुझे भी उसी मुकदमे में उन्होंने निरुद्ध कर दिया। और शुरू में जाते ही मुझे उन्होंने तन्हाई में रखा, और तन्हाई में हम लोग रहे। फिर हमारे साथियों ने हड़ताल की, तो अगले दिन फिर उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आप रहोगे तो तन्हाई में, लेकिन दिन में आप अपने साथियों के साथ मिलते जुलते रह सकते हो। खाने में भी बहुत शिकायतें थी, और स्पष्ट निर्देश थे प्रशासन के कि भाई इनको दबा कर रखना, दमन करके रखना, जिससे कि इनकी आंदोलन करने की हिम्मत टूटे। लेकिन जो साथी जेल में थे वो हिम्मत के साथ वहां जुटे रहे, और अच्छा अनुभव रहा। एक तो मौका मिला, क्योंकि आंदोलन में हम लोग बिजी रहते हैं, तो वहां एक मौका था पढ़ने का, बातचीत करने का, तो उस लिहाज से जेल एक फुर्सत का भी समय होता, तो उस फुर्सत के क्षणों में आंदोलन की समीक्षा, आंदोलन में कमी बेसी क्या रही, मतलब ये कहना चाहिए कि आंदोलन का हिस्सा बन गई जेल। जी 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 जी। रूपेश जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जो किसान आंदोलन है वो कई चरणों से चलता हुआ यहाँ तक आया है। अब ये किसान आंदोलन किस दिशा में आपको दिखाई दे रहा है? देखो, किसान आंदोलन को लेकर देवेंद्र भाई हम शुरू से ही स्पष्ट हैं। एक तो हमारे मुद्दे स्पष्ट थे कि हम जो यहाँ 10% का हमारा लंबित मसला है प्लाट का, जिसमें हाई कोर्ट का भी आदेश है, कमेटियों की भी सिफारिशें हैं, उन्हें प्राधिकरणों ने गलत नीयत से आज तक किसानों को नहीं दिया, और अधिकारियों ने लगातार सरकार को भी गुमराह करने का काम किया कि प्राधिकरणों पर कई हजार करोड़ रुपए का वजन इससे पड़ेगा। जबकि हकीकत यह है कि जिन किसानों की जमीन पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना सिटी बनी है, उस जमीन का 10% हिस्सा ही इन्हें विकसित करके देना, और विकसित करने के एवज में जो विकास शुल्क है वो भी किसान देता, मुआवजा वो भी किसान देता। तो कोई इसका वित्तीय प्रभाव ना तो प्राधिकरण के ऊपर है ना सरकार के ऊपर है। हुआ सिर्फ इतना है कि तीनों सरकारों के दौरान जितनी भी जमीनें थी वो बिल्डरों को रिश्वत खा करके, फैक्ट्री मालिकों को रिश्वत खा करके किसान के हिस्से की जमीन भी दे दी गई।
तो हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से इसमें आगे बढ़ रहे हैं। पहले चरण में हमने आपने कहा कि हाईकोर्ट का इसमें कोई आदेश है, वो क्या आदेश? इसमें 21 अक्टूबर 2011 का गजराज सिंह की याचिका पर आदेश हाईकोर्ट का तो आया था। जितने लोग कोर्ट गए उन पर लागू है। वो जो 10% का मसला है बैरागी जी, वो वहीं से शुरू होता, क्योंकि 21 अक्टूबर के आदेश में हाई कोर्ट ने कहा कि पिटिशनर्स को तो 10% और 64% मुआवजा देना ही देना है। जी। लेकिन जो उन नोटिफिकेशन में आच्छादित है, जो पिटिशनर नहीं है, उनको भी संविधान की धारा 14 के मद्देनजर प्राधिकरण ये लाभ दे सकता है, समानता के आधार पर। समानता के आधार पर। लेकिन प्राधिकरण के डिस्क्रिशन पे छोड़ दिया गया कि प्राधिकरण चाहे तो दे दे और चाहे तो ना दे। जी। तो उसमें उस वक्त जो तत्कालीन मंत्री थे ठाकुर जयवीर सिंह, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और कमेटी ने रिकमेंड किया कि एक ही नोटिफिकेशन में एक भाई पिटिशनर है, एक भाई पिटिशनर नहीं है, तो जिसने कोर्ट नहीं गया, जिसने प्राधिकरण का सहयोग कर दिया, उसे नहीं देना, उसके साथ अन्याय हो जाएगा, इसलिए हमको उसे भी देना चाहिए। तो इसी रेफरेंस में 64% इन्होंने दे दिया, उनको भी दे दिया जो पिटिशन में नहीं थे, सबको दे दिया। हाँ, और 104वीं बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास करके भी भेज दिया कि हम 10% भी सभी को देंगे। डॉक्टर साहब, आपकी अधिकारियों की से प्रशासन से लेकर शासन स्तर तक, मुख्य सचिव स्तर तक कई बार वार्ता हुई है, तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर आपकी और शासन प्रशासन की सहमति बनी है और कुछ ऐसे मुद्दे भी हो सकते हैं जिनको लेकर के टकराव है और जिसके कारण आपको आंदोलन का रुख अख्तियार करना पड़ता है। जरा अगर ऐसे हो तो बताइए। बिल्कुल देवेंद्र भाई, बहुत स्पष्ट रूप से मैं जो आपको ये बताना चाहता हूं कि कुछ मसले तो ऐसे हैं जिन पे ये सहमत है, जैसे आबादी के मसले पे लोग सहमत है, जो हमारे पेनल्टी का मसला था उस पर इन्होंने लागू कर दिया, सहमत हो गए, वेव ऑफ कर दी वो। लेकिन 10% के मसले पे इनको लग रहा था कि आंदोलन में यदि हम प्रस्ताव पास करके शासन के लिए कह देते हैं तो हो सकता है आगे आंदोलन ना बढ़ा पाए, आगे आंदोलन ना कर पाए, क्योंकि विगत में भी ऐसा ही हुआ था कि प्रस्ताव भेज दिया और फिर उसमें पैरवी ठीक से किसान नहीं कर पाए, वो प्रस्ताव रिजेक्ट हो गया, बात आई गई हो गई, प्राधिकरण को लगा कि अब इसको देने की जरूरत नहीं है। पहले के आंदोलन में अब के आंदोलन में फर्क इतना ही है कि अब के संघर्ष सतत है। तो जब ये हमसे सहमत हुए थे कि हम प्रस्ताव पास करके भेज रहे हैं, तो इनकी नीयत में खोट था, इन्हें लग रहा था कि ये प्रेशर डाल रहे हैं, आज आंदोलन खड़ा हुआ है तो इनके कहने से ये हम भेज देते हैं और जबकि जब देखी जाएगी। फिर हम जब दूसरे चरण में गए 21 फरवरी 2024 को, जब हमने दिल्ली कूच का प्रोग्राम रखा, तो इन्होंने कहा यार ये तो मामला आगे बढ़ गया, तो इन्होंने फिर उसे डाइल्यूट करने के नजरिए से कहा कि एक कमेटी हम इसमें बना देते। खैर वो कमेटी भी बन गई। फिर कमेटी में हमने पैरवी करने के बाद कमेटी ने जो हमारे कुछ छोटे छोटे मसले थे उन पर हमारे पक्ष में सिफारिश दी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो बड़े मसले थे उसको कमेटी ने डाइल्यूट कर दिया और फिर कमेटी की सिफारिशों को दबा करके बैठ गए। जब आंदोलन नहीं है तो कमेटी की सिफारिश हम नहीं दें, तो फिर हम कमेटी की सिफारिशों को उजागर करने पहुंच गए, तो इन्हें कमेटी की सिफारिश भी आंदोलन के दबाव में देनी पड़ी। फिर अगला चरण हमने पकड़ लिया कि भाई अब इसे लागू करो। तो इनको आखिर तक ये जो दमन इन्होंने किया वो इस नजरिए से किया कि ये तो रुक ही नहीं रहे, ये तो लगातार इस मुद्दे को प्रेस कर रहे हैं और डाइल्यूट करने में असफल हो रहे हैं। तो इन्होंने फिर ये फैसला किया कि अब इनको दबा दिया जाए। तो ये जो पीछे गिरफ्तारियां हुई, लोगों के साथ बदतमीजियां हुई, उनके परिजनों को थाने में बिठाया गया, तो उसके पीछे एक ही मकसद था कि अब आंदोलन को कुचल देना चाहिए। तो उसी मकसद से इन्होंने इसे कुचलने की कोशिश की है। क्या ये पुलिस प्रशासन का, स्थानीय पुलिस प्रशासन का ही काम है या इसके लिए लखनऊ से कोई निर्देश है? हमें जो जानकारी है वो ये है कि प्राधिकरण के अधिकारी कमेटी के सामने भी इस बात पर सहमत नहीं थे कि 10% का प्लॉट दिया जाए, और कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर भी ये फीडबैक लगातार जाती रही कि साहब यदि 10% प्लॉट किसान को दे दिया तो अथॉरिटी बर्बाद हो जाएगी। तो जब हमने दिल्ली कूच किया तो दिल्ली कूच में खुद प्रशासन ने हमको दलित प्रेरणा स्थल खोल के दिया, 1 हफ्ते का हमें समय दिया, मुख्य सचिव की वार्ता का हमारे साथ समय रखा गया। फिर अचानक रात में भी हमारे पास पुलिस के लोग आए, डीसीपी रामबदन सिंह आए, उन्होंने हमसे कहा कि मैडम कमिश्नर मध्यस्थता करना चाहती हैं और माननीय मुख्यमंत्री के साथ एक डेलीगेशन आपका लेकर के इस मसले का हल निकलवाना चाहती हैं। हमने सहर्ष कहा जी बड़ी अच्छी बात है, हम इसके लिए राजी हैं।
लेकिन अचानक सुबह जब हम धरना स्थल पर हवन का कार्यक्रम कर रहे थे, हमें उठा लिया गया। हकीकत में हमें नहीं पता कि ये लखनऊ के स्तर से हुआ है या दिल्ली के स्तर से हुआ है। बाकी जब हमारे लोगों ने अधिकारियों से कहा साहब इस तरह आप क्यों कर रहे हो जब आपने जगह दी है, पीसफुल प्रोटेस्ट है, बोले हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमें ऊपर से निर्देशित किया गया कि आंदोलन को यहां से हटाओ, खत्म करो। डॉक्टर साहब, आपने जो बात बताई तो मुख्य रूप से एक बात निकल के है कि 10% का मुद्दा है जो अभी सहमति की तरफ नहीं बढ़ पाया है। अगर इस मुद्दे को हल करने की तरफ जाए तो आपकी तरफ से क्या सुझाव हो? देखिए, हमने पहले हमारे बहुत डेलिब्रेशन अपने जो यहाँ के मुख्य कार्यपालक महोदय हैं NG रवि कुमार, उनसे हुए इस संबंध में। तो शुरू में तो हमारा प्राधिकरण कह रहा था कि हमारे पास जमीन नहीं है, तो हमने उन्हें बताया कि भाई सादोपुर बादलपुर में 300 हेक्टेयर जमीन है, खोदना खुर्द में जमीन बची हुई है, घंगोला में जमीन बची हुई है, मायचा में भी कुछ जमीन बची हुई है, हर गांव में, खैरपुर में बची हुई है, 10-10, 20-20 हेक्टेयर जमीन हर गांव में बची हुई है, और मात्र 225 हेक्टेयर जमीन आपको चाहिए। यमुना में बहुत जमीन बची हुई है। और रही नोएडा की बात, हो सकता है नोएडा में जमीन ना हो, हमें नहीं पता, लेकिन नोएडा, नया नोएडा बना रहा तो वहां हमें दे दे। वहां के किसान इस बात के लिए राजी हैं, वहां के संगठन इस बात के लिए राजी हैं। तो इनकी नियत में ही खोट था, इनके पास जमीन का कोई मसला मुझे लग नहीं रहा था। ये सोच रहे हैं कि भाई हमारे पास इंडस्ट्री वालों के लिए देने के लिए जमीन नहीं है, अब ऊपर से हम किसानों को जमीन कहां से दें। तो ये चाहते थे कि ये जमीन हमें देनी ही ना पड़े। अच्छा, ये बताइए कि आपका आंदोलन लगभग 2 वर्ष पहले शुरू हुआ, जब आपने 116 दिन किया और 124 दिन। उसके बाद उस दौरान आपने भाजपा के स्थानीय सांसद और विधायकों से भी संपर्क किया था इस बारे में। उन लोगों के कहने धरना उठा भी लिया था एक दिन के लिए। उसके बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों से आपका संपर्क क्यों टूट गया? आपके याद हो तो हम 6 जून 2023 को यहां से उठा लिए गए थे ग्रेटर नोएडा से, और हम जेल में 19 दिन रहे थे। तो 7 जून में हमारे साथियों ने जबरदस्त संघर्ष करते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर धरना जमा दिया था। तो मजबूरन प्राधिकरण को हमारे साथ बातचीत के मोड में आना पड़ा, क्योंकि आंदोलन को कुचल नहीं पाए। बाकी जो पॉलिटिकल विपक्षी पार्टियां थी वो हमारे समर्थन में प्राधिकरण पर आती रही, और प्राधिकरण की ओर से डेलीगेशन हमारे साथ बातचीत के लिए जाता रहा कि भाई ऐसे कर लें वैसे कर लें। फिर इसमें शुरू में मध्यस्थता के लिए आए हमारे जो दादरी MLA तेजपाल नागर जी, वो मध्यस्थता इसमें कर नहीं पाए, वो इसको छोड़ करके चले गए। फिर उसके बाद मध्यस्थता करने के लिए सुरेंद्र नागर जी आए, तो सुरेंद्र नागर जी ने मध्यस्थता की और हमारी सहमति प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बन गई कि भाई इसमें एक कमेटी का गठन कर लिया जाएगा। उसके संबंध में हमें लिख करके दे दिया गया, और हम लोगों ने इस आश्वासन पे, सुरेंद्र नागर जी चूंकि उसमें बीच में थे, और उन्हीं की उपस्थिति में अपने धरने की समाप्ति की घोषणा कर दी। लेकिन 4 दिन बाद ही शासन से लेटर आ गया कि यहाँ जो है कोई कमेटी की आवश्यकता नहीं है, जो शासन स्तर के मुद्दे हैं वो हमें रेफर कर दिए जाएं, और जो आपके स्तर के मुद्दे हैं आप अपने स्तर पर सुलझा लो। फिर हमने सुरेंद्र नागर जी से ये बात कही। हाँ, उसके बाद हमने फिर तुरंत अपना आंदोलन शुरू कर दिया। 4-6 दिन के गैप के बाद ही फिर हम आंदोलन में आ गए। आंदोलन में आने के बाद फिर हमारी प्राधिकरण के साथ सभी मुद्दों पर सहमति बन गई 8 सितंबर को ही। और 8 सितंबर को जब हमारी सहमति बन गई तो उस पर हमने कहा साहब लिख करके दो। तो उस बीच सुरेंद्र नागर और धीरेन्द्र सिंह मध्यस्थता में थे। तो जब हमारी बातचीत हुई, हमने कहा उनकी उपस्थिति में कि सुरेंद्र नागर और धीरेन्द्र सिंह जी बैठे थे, NG रवि कुमार तभी पोस्टेड होकर के आए थे। मन की साहब, जो हमारी आपकी सहमति बनी है 21 मुद्दों पर, वो हमें मीटिंग मिनट के तौर पर, समझौते के तौर पर लिख करके दो। देवेंद्र भाई, ये बात हमारी हुई बोर्ड रूम में। तो धीरेन्द्र सिंह बोले लिख करके तो हम नहीं देंगे। तो मन की जी, लिख करके नहीं दोगे तो आंदोलन भी खत्म हम नहीं करेंगे। और वो दोनों उठ करके चले गए। उनके पीछे पीछे नए नए CEO थे, वे समझ नहीं पा रहे थे कि हम इनको फॉलो करें कि इनकी बात को माने। वो उनके पीछे पीछे चले गए। हमने 12 तारीख को गेट बंद कर दिया अथॉरिटी के। फिर CEO जो है हमारे पास जब बातचीत हुई तो वो इमोशनल भी हुए कि भाई मैं तो नया नया ही आया था, आपने गलत काम किया। मन की जी, आपको उनके पीछे नहीं जाना चाहिए था उठ करके। जब हमारी आपकी किसी मुद्दे पर सहमति बन गई तो लिख करके देने में क्या दिक्कत है। खैर, उन्होंने फिर हमें लिख करके दे दिया, और हमने फिर इसका पर्दाफाश कर दिया कि सुरेंद्र नागर और धीरेन्द्र सिंह
किसानों की समस्या को लेकर के संजीदा नहीं है और बजाय प्राधिकरण पर दबाव डालने के किसानों को ही दबाने का काम कर रहे हैं। तो वहीं उनकी भूमिका उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन वो हमारे बीच से उठ करके अधिकारियों को लेकर के चले गए। तो क्या आपके ये जो मुद्दे हैं इनको लंबित रहने के पीछे ये भी कारण है कि आपने स्थानीय जो सत्तारूढ़ पार्टी के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनसे दूरी बना ली है? देखिए बैरागी जी, मुख्य रूप से जो हमारे महेश शर्मा जी हैं जी, उनसे हमारा ना तो ज्यादा संपर्क है। हाँ, हमारे किसान परिषद वाले साथियों का उनसे संपर्क है, हम भी एक दो बार उनसे मिले हैं। और हमारा तेजपाल नागर जी से संपर्क है, सुरेंद्र नागर जी से मैंने आपको बताया ही है, अभी धीरेन्द्र सिंह जी के पास भी हम गए थे। तो हमारी नाराजगी महेश शर्मा जी से तो इतनी है केवल कि वो उदासीन है इस मुद्दे को लेकर, कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए दूसरे एजेंडे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धीरेन्द्र सिंह और सुरेंद्र नागर जी हैं, वो किसानों के प्रति हॉस्टाइल हैं, किसानों की समस्या को लेकर के ना तो संजीदा है और कहीं ना कहीं उन्हें कभी मौका मिला तो उन्होंने किसानों के बात को दबाने का ही काम किया, उसे उठाने का काम खासकर हमारे आंदोलन के संदर्भ में नहीं किया। अब रह गए तेजपाल नागर, तो स्वाभाविक है यहाँ दो गुट हैं जो हमारी समझ में आए, तेजपाल नागर और महेश शर्मा एक तरफ है और धीरेन्द्र सिंह और सुरेंद्र नागर एक तरफ है। तो तेजपाल नागर अपने स्तर पर कभी कभी हमारे साथ पैरवी में भी रहे, कभी कभी लखनऊ भी गए, कभी कभी मंत्रियों से भी मुलाकात कराई, तो एक हद तक अपनी क्षमता के अनुसार उनकी पॉजिटिव भूमिका रही। लेकिन जब पीछे ग्रेटर नोएडा में वो मध्यस्थता उनकी फेल हो गई, उसके बाद से वो भी निष्क्रिय हैं। हालांकि उन्होंने कभी हमसे ऐसी कोई निष्क्रिय हैं या विरोध में हैं? निष्क्रिय ही हैं, मतलब कि ये समझो कि पीछे हमने उनसे जब संपर्क किया था, जब ये घटना घटी थी, तो उन्होंने खुद हमसे संपर्क किया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसके बाद जब हमने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने हमें कुछ ज्यादा रेस्पॉन्स नहीं दिया। डॉक्टर साहब, जब आंदोलन की बात चली है तो इस बार आंदोलन में जो देश के किसान आंदोलन के बड़े चेहरे राकेश टिकैत की यहाँ एंट्री हुई है, उसके बाद यहाँ का किसान आंदोलन की थोड़ी जो स्वरूप है उसमें बदलाव आया है। जब आप लोग जेल चले गए तो इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि गौतम बुद्ध नगर का जो किसान आंदोलन है वो राकेश टिकैत और भारतीय किसान यूनियन का पर्यायवाची बन गया है। बीच में ये भी चर्चाएं चली हैं कि जो आप लोगों के द्वारा संयुक्त किसान मोर्चा बना उसके भीतर भी मतभेद पैदा हुआ है। जरा इस बात पे बताइए क्या सच्चाई, यदि है तो अब इस समय संयुक्त किसान मोर्चे की क्या भूमिका है, राकेश टिकैत जी को लेकर के इस समय क्या स्थिति है और आपके जो किसान संगठन है उनको लेकर के क्या हो रहा है? अभी जो हमने 25 नवंबर को आंदोलन शुरू किया था तो हमने इस नजरिए से शुरू किया था कि नए कानून का मुद्दा और 10% का मुद्दा बड़ा मुद्दा है और इस पे हमें एक व्यापक मोर्चा बनाना चाहिए। उसी व्यापक मोर्चे में 10 संगठन हमने शामिल किए, जिसमें राकेश टिकैत वाला संगठन भी शामिल था और हमने पहले ही उसके नियम कायदे बनाए थे। उसको लेकर के एक प्रेस भी हमने नोएडा में करी थी कि जितने भी फैसले करेगी कमेटी करेगी और बहुमत के फैसले सब पर बाध्यकारी होंगे। सबने उस पर सहमति जताई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने अपने कार्यक्रम बनाते हुए कि 25 से 28 तक ग्रेटर नोएडा, 28 से 30 तारीख, 1 तारीख तक जो है यमुना और 2 तारीख को दिल्ली कुछ, ये हमने पूरा शेड्यूल बना के आंदोलन शुरू किया था। उस आंदोलन में 2 तारीख तक बिल्कुल सब ठीक रहा, कोई मतभेद नहीं था, सब एक होकर के पूरी ताकत के साथ सारे संगठन उसमें जुटे रहे। और राकेश टिकैत जी ने 25 नवंबर को अपने भाषण में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को कहा कि भाई वो ही किसान नेता कहलाने के लिए लायक है जो 41 दिन जेल में रहे और यहाँ की कमेटी ही निर्णय लेगी। उस कमेटी के समर्थन में हम आए हैं, हम कोई यहाँ निर्णय लेने वाले व्यक्ति नहीं है, ये स्पष्ट रूप से वो कह के गए। लेकिन 2 तारीख में जब हमारी गिरफ्तारी हो गई तो राकेश टिकैत जी के संगठन की भी गिरफ्तारी उसमें हुई और 3 तारीख को हमें बिना विश्वास में लिए, कमेटी को बिना विश्वास में लिए, क्या इनकी बात हुई हमें नहीं पता, पवन खटाना जो इनके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो जेल में हम सब बंद थे, तो केवल प्रशासन ने पवन खटाना से बात करी, हमसे कोई बात नहीं करी। और पवन खटाना की प्रशासन से क्या बात हुई उन्होंने हमें नहीं बताया। जब शाम के समय पंचायत के दबाव में 0 पॉइंट पर हमारी रिहाई हो रही थी तो उन्होंने केवल इतना ही कहा कि बिना शर्त हमारी रिहाई हो रही है। जब हम 0 पॉइंट पर पहुंचे, वहां पर हमारी बैठक हुई अधिकारियों के साथ, तो अधिकारियों ने भी हमसे ये नहीं कहा कि भाई राकेश टिकैत ने हमसे कोई कमिटमेंट किया या आप यहां से हटा लो या मत हटा लो।
केवल इतनी बात हुई कि साहब इसमें जो है वो कह रहे कि दलित प्रेरणा स्थल पे हम आपको नहीं जाने देना चाहते। हमने कि कोई बात नहीं है, अभी 1 हफ्ते का समय हमने आपको मुख्य सचिव के साथ बातचीत का दे रखा, और आज आप भी थके हुए हो, हम भी थके हुए, कल सुबह इस पे बात कर ली जाएगी। लेकिन रात में ही हमें वहां से उठा लिया गया। उठाने के बाद हम लोग जेल चले गए। ये टर्निंग पॉइंट था। जिस वक्त 0 पॉइंट पे हमें उठाया गया, उसी वक्त या उसके थोड़ी देर बाद जो पवन खटाना वो वीडियो जारी करते हैं और ये कहते हैं कि ये लोग अराजक हैं, हमारी बात नहीं मान रहे हैं, हम इस आंदोलन से अलग हैं। उन्होंने स्टेटमेंट दे करके फेसबुक पे अपने आप को इस आंदोलन से अलग कर लिया। फेसबुक पे दिया या व्हाट्सएप पे दिया, उसमें मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन एक ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने दिया और अगले दिन ही उनकी भूमिका स्पष्ट हो गई। केवल 3 संगठन आंदोलन में रह गए, अखिल भारतीय किसान सभा, भारतीय किसान परिषद और किसान एकता संघ, और किसान यूनियन अजगर के भी 5 लोग उसमें थे, और जय जवान जय किसान मोर्चा। तो इन 5 संगठनों के लोग जेल में थे और ये 5 संगठन ही संघर्ष में थे। जो बाकी और 5 संगठन थे, जिसमें किसान यूनियन कृषक शक्ति थी, किसान यूनियन टिकैत थी, किसान यूनियन महात्मा टिकैत थी, और 2 संगठन और थे। ये आंदोलन के संघर्ष से, हाँ, एक जो विकास का जो संगठन है मजदूर किसान मोर्चा, वो अमन का जो संगठन है, वो ये संगठन संघर्ष से पीछे हट गए। ना तो इन्होंने गिरफ्तारियां दी और प्रशासन के लोगों ने भी इन पर दबाव बनाना बंद कर दिया। केवल 3 संगठन ही इसमें मुख्य रूप से फिर ज्यादा भूमिका में रहे, किसान सभा, किसान परिषद और किसान एकता संघ जी। उन्हीं के लोग जेल में ज्यादा थे, बाकी उन 2 संगठनों के भी थे। और सुनील फौजी को भी उन्होंने 12 तारीख में गिरफ्तार किया, और C2 के गंगेश्वर दत्त शर्मा चूंकि 12 तारीख में ज्ञापन देना आए थे, तो उनसे भी प्रशासन नाराज था, उन्हें भी 19 तारीख में उन्होंने गिरफ्तार किया। तो इस तरीके से इनकी भूमिका स्पष्ट हो गई। और 30 तारीख में जो यहां पर पंचायत हुई थी 0 पॉइंट पे, उसमें स्पष्ट रूप से राकेश टिकैत जी ने बजाय प्रशासन पर सवाल उठाने के किसानों पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि दलित प्रेरणा स्थल पर किसानों को नहीं जाना चाहिए था, जबकि दलित प्रेरणा स्थल पर जाने के फैसले में किसान यूनियन टिकैत खुद शामिल थी। दलित प्रेरणा स्थल पर जाने के गिरफ्तारी के समय किसान यूनियन टिकैत के लोग भी शामिल थे। किसान यूनियन टिकैत ने बजाय प्रशासन पे सवाल उठाने के कि आपने शांतिपूर्ण प्रदर्शन में हस्तक्षेप करके किसानों को वहां से क्यों हटाया, उल्टा किसानों पर ही सवाल दाग दिया। तो ये कहीं ना कहीं किसान यूनियन टिकैत की जो भूमिका थी आंदोलन में, वो पूरी तरह संदिग्ध हो गई। उन्होंने प्रशासन के पक्ष में उनका बयान देना, किसानों की गिरफ्तारी के समय उनके द्वारा जो आंदोलन से पीछे हट जाना, गिरफ्तारी में हिस्सा नहीं लेना, उनके लोग तो खुले घूम रहे हैं, जबकि जो किसान परिषद है, किसान सभा है, जय जवान जय किसान मोर्चा है, किसान एकता संघ है, उसके नेताओं को जबरदस्त दबाव डाल के उनके परिजनों को थाने में बिठा करके उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा, धमकाया जा रहा, मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। और ये जो बाकी संगठन है जिन्होंने अपने आप को अलग किया, खासकर टिकैत के संगठन ने, तो एक तरीके से इन्होंने पूरे आंदोलन के साथ गद्दारी की है, आंदोलन से पीछे हटने का काम किया है। और ये तो खुले घूम रहे, ये कौन सा कोई पुलिस कमिश्नर के या पुलिस के प्रशासन के, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो प्रशासन के साथ मिल गए हैं? बिल्कुल नहीं मिलते तो उन्हें प्रशासन क्यों छोड़ देता, जेल भेजते उनको। वो जेल नहीं गए, खुले घूम रहे हैं, हमसे भी जाकर के खुली मुलाकात हो रही है, बाहर भी खुले घूम रहे हैं, जबकि हमारे पीछे एसओजी की टीम लग रही है, स्वेट की टीम लग रही है, थानों की पुलिस लग रही है, गांवों में पुलिस जा रही है, गांवों में घरों पर लोगों को रोका जा रहा है, पुलिस बदतमीजी कर रही है महिलाओं के साथ। और एक तो बहुत खराब इंसिडेंट हुआ कि ये जो यहाँ के जो धनकौर के एसएचओ, उन्होंने एनटीपीसी की महिलाएं जो गिरफ्तारी देना आई थी, वो फॉर्मूला 1 पे ट्रैक के पास जाकर के उनकी पिटाई करी अपने हाथ से। वो मुद्दा भी हमने सीपी के सामने उठाया। चर्चा होती है जब अधिकारियों से हम बात करते हैं और अधिकारियों से कहते हैं कि ये प्राधिकरणों के कारण किसानों की समस्या पैदा हुई है और ये छोटी समस्या को धीरे धीरे बड़ा बना दिया गया, प्राधिकरणों के भ्रष्टाचार पर हम बात करते हैं, तो एक बात आती है और वो कहते हैं कि जी समस्या यहां भी है कि जो किसान नेता ऊपर वो सवाल उठाते हैं, वो कहते हैं कि समस्या सुलझ जाए, लेकिन किसान नेता कई बार किसान हितों की जगह निजी हितों को तवज्जो देकर के बात करते हैं या पर्दे के पीछे इस तरह की बात करते हैं।
तो इस तरह की भी चर्चा है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, इसमें किसान नेताओं का तो कोई सवाल इसमें ज्यादा है नहीं। किसान नेता तो यदि यहाँ पैदा हुए हैं तो वो तो सरकार के फेलियर है, प्राधिकरणों का फेलियर है। जो लाइबिलिटी सरकार की है, जो प्राधिकरण की लाइबिलिटी है, वो पूरा कर दें तो किसान नेताओं पर क्या रखा है। किसान नेता तो पब्लिक के आदमी है। जब आप पब्लिक का काम नहीं करोगे, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाओगे, तो किसान नेता भी पैदा होंगे। और किसान नेताओं में भी कोई ऐसा तो है नहीं सभी दूध के धुले हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। जैसे पत्रकारों में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, वकीलों में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, अधिकारियों में अच्छे सभी भी होते वर्गों हैं, में बुरे होते हैं। तो यहाँ के जो हमारे किसान नेता हैं, उनका दोष नहीं है। वो चाहे बेईमान है चाहे ईमानदार है, भाई आप अपना काम क्यों नहीं करते हो? अफसरों को अपना काम करना चाहिए। आपको इस बात से क्या मतलब है कि कौन किसान नेता अच्छा है, कौन किसान नेता बुरा है? आप अपना काम करोगे, आपको इस बात से क्या मतलब है? किसान नेता कोई प्लॉट अलॉटमेंट का अधिकार उसके पास थोड़ा ही है। आप 10% प्लॉट दे दो, किसान नेता कौन मना कर देगा? आप मुआवजा बढ़ा दो, कौन किसान नेता उसमें हस्तक्षेप कर देगा? अच्छा डॉक्टर साहब, एक नई नीति की चर्चा सुनने में आती है, अभी हालांकि उसका कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन चर्चाएं आती हैं। लैंड पूलिंग की नीति पर काफी चर्चा है, या इसको लाया जा सकता है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? किसान हितैषी होगी, इससे किसानों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? जरा लैंड पूलिंग नीति पे हमारी काफी विस्तार से चर्चा हुई है प्राधिकरण अधिकारियों के साथ। जब हमने नए कानून को लागू करने का मुद्दा उठाया तो हमने केवल 3 ही प्रोविजन पे बात करी कि भाई इसमें अर्बनाइजेशन के प्रोजेक्ट में शेड्यूल 2 में 20% विकसित प्लॉट देने का प्रावधान किया गया। दूसरा सवाल उठाया कि साहब इसमें सर्कल रेट का रिवीजन करते हुए रेट रिवाइज होना चाहिए। और तीसरा सवाल उठाया कि जो रोजगार का जो उसमें प्रोविजन है, जिसमें 5.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, तो 2014 के बाद वो नहीं बढ़े, तो कम से कम वो दुगना किया जाए। तो 2 मुद्दों पर हमारी बात हुई और एक हद तक हमारी सहमति भी हुई है और हम उस पर कतई राजी हैं। हमने जो प्रभावित किसान है उनसे भी इस बारे में बात करी कि 25% जमीन लैंड पूलिंग के माध्यम से यदि हमें मिलती है और उसमें जो जमीन खर्च होगी वो भी किसान की होगी, जो डेवलपमेंट चार्ज होगा वो भी किसान देगा। तो यदि कोई किसान 1 बीघा किसान किसी के पास है, 1000 गज जमीन किसी के पास है, तो 250 गज जमीन उसे विकसित होकर के मिल जाए। विकसित होने में जो जमीन खर्च होगी 200 गज, वो भी किसान की खर्च होगी, तो 450 गज जमीन उसकी उस प्लॉट के एवज में खर्च हो गई। उसमें जो डेवलपमेंट चार्ज होगा वो भी किसान दे देगा। अब बची 550 गज जमीन, तो 550 गज जमीन का वो रेट रिवाइज करके उसे मुआवजा दे दें और बाकी जमीन को अपने इस्तेमाल में ले लें। तो इसमें किसान भी खुश रहेगा, अथॉरिटी भी खुश रहेगी। अभी क्या हो रहा है कि वहां कच्ची कॉलोनी कट रही है अधिकारियों के मेलजोल से, और जो नियोजन है, जो डेवलपमेंट नियोजन के साथ होना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा और किसान की भी लुटाई हो रही है। तो इस पर हम सहमत हैं कि यदि सरकार इसमें आगे बढ़ती है और लैंड पूलिंग में जाती है तो हमारे लिए वो ज्यादा लाभकारी है, क्योंकि आज जो रेट हैं क्षेत्र में विकसित जमीन के, वो कम से कम 70-80 हजार 1 लाख तक के रेट हैं। तो यदि 250 गज जमीन किसी को मिलती है तो 2-2.5 करोड़ की जमीन वो प्लाट के रूप में उसे मिलती है। तो वो हमारे लिए बहुत लाभकारी है और हम चाहते हैं कि वो सरकार को इस मामले पर आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमारे सवालों का बड़ी विस्तार से और बेबाकी से जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, थैंक यू।